2009 में एक फिल्म आई थी 3 इडियट। उस फिल्म में एक किरदार फुंगसुक वांगडू, एक ऐसा इंसान जो कहता था कि एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस किरदार के पीछे एक असली इंसान था, एक ऐसा इंसान जो बॉलीवुड से भी बड़ा निकला, जिसने रेगिस्तान में बर्फ उगा दिया, जिसने हजारों बच्चों की जिंदगियां बदल दी और आज सरकार से सवाल पूछने, सरकार से लड़ने और जंतर मंतर पर पिछले 18 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा होने के कारण देश के सबसे बड़े चर्चित आवाजों में गिना जाता है। आज हम बात करेंगे सोनम वांगचुक के बारे में। From a village where there was not even a school to becoming one of the world's most respected innovators। सोचो एक ऐसी जगह जहां आपका जन्म हो, जहां ना तो प्रॉपर लाइट हो, ना तो प्रॉपर रोड हो और ना कोई स्कूल हो। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि 1966 का लद्दाख था, हिमालय की गोद में बसा दुनिया का सबसे कठिन इलाका। यहीं 1 सितंबर 1966 को सोनम वांगचुक का जन्म हुआ। उस समय लद्दाख आज जैसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं था। यहाँ के बच्चे कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे। बहुत से गांव में तो स्कूल ही नहीं था। सोनम वांगचुक जिस गांव में पैदा हुए थे, उस गांव में भी कोई स्कूल नहीं था, इसलिए उनकी पहली टीचर कोई प्रोफेसर नहीं बल्कि उनकी माँ थी। करीब 9 साल तक उन्होंने घर पर ही पढ़ाई पूरी की, लेकिन यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष शुरू हुआ। जब सोनम वांगचुक पहली बार स्कूल जाते हैं तो उन्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वो प्रॉब्लम था लैंग्वेज का, क्योंकि उनके घर में सभी लद्दाखी बोलते थे, लेकिन स्कूल में उर्दू और इंग्लिश भाषा चलती थी। अब आप खुद सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जिसे मास्टर की भाषा समझ में ही नहीं आएगी, वो बच्चा पढ़ेगा कैसे? उन्हें लगने लगा कि शायद वो इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन असल प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम था। यही वो दर्द था जो आगे चलकर पूरे लद्दाख की एजुकेशन सिस्टम को बदलने वाला था। कई मुश्किलों के बाद सोनम वांगचुक ने अपनी पढ़ाई की और उन्होंने हार नहीं मानी, और उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग करने का फैसला लिया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। अब एक इंजीनियर क्या करता? किसी बड़ी कंपनी में जॉब ले लेता है, अच्छी सैलरी लेकर कंफर्टेबल लाइफ जीता है। लेकिन सोनम वांगचुक ने ऐसा नहीं किया। सोनम वांगचुक ने वापस लद्दाख लौटने का फैसला किया। उन्होंने किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करने के बजाय लद्दाख लौटने का फैसला लिया। अब आप पूछेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में एक ऐसी समस्या देखी थी जो सिर्फ उनकी समस्या नहीं थी, पूरे लद्दाख की थी। सोचिए, एक छोटा बच्चा जिसकी मातृभाषा लद्दाखी थी, लेकिन स्कूल पहुंचते ही उसे सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी भाषा में ही पढ़ाया जाता। उसे चीजें समझ में ही नहीं आती, फिर वो बच्चा जवाब नहीं दे पाता। अब आप कहेंगे कि उन बच्चों को दूसरे स्कूल में एडमिशन कराना चाहिए था, लेकिन समस्या ये थी कि लद्दाख में पहली बात तो बहुत स्कूल थे ही नहीं, बहुत कम स्कूल थे, और अगर कोई स्कूल था तो वहाँ पर उर्दू और इंग्लिश जैसे लैंग्वेज का ही इस्तेमाल किया जाता था। लगभग सभी स्कूलों में इंग्लिश भाषा और उर्दू भाषा ही चलता था। अब जब स्कूलों में एग्जाम होता था तो टीचर ये नहीं देखते थे कि बच्चों को सब्जेक्ट समझ में आ रहा है या नहीं। टीचर केवल ये देखते थे कि कॉपी बच्चे ने भरी है या नहीं। बच्चे को समझाने से ज्यादा रटाने पर फोकस किया जाता था। मास्टरों को कुछ लेना देना नहीं था। एग्जाम में केवल किताब की बातें, जिस तरह से किताब में लिखा है उसी तरह से कॉपी में, एग्जाम की कॉपी में हूबहू बच्चे लिख दें बस। बच्चे को कुछ समझ में आ रहा है या नहीं, उससे टीचर को मतलब नहीं था। दूसरी बात, उन्होंने समझाने से ज्यादा रटाने पर फोकस किया, और जब बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता तो लोग कह देते कि बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो गया है, जैसा सोनम वांगचुक को कहते थे जब वो बच्चे थे। इसलिए सोनम वांगचुक ने ये महसूस किया कि कमजोर बच्चा नहीं था, कमजोर पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम थी, जो दिल्ली और श्रीनगर में बैठकर बनाई जाती थी, और उसमें लद्दाख के बच्चों की भाषा, उनका माहौल, उनकी जिंदगी और उनकी जरूरत के लिए कोई चीज नहीं थी। यही वो वजह थी
कि हर साल हजारों की संख्या में लद्दाख में बच्चे फेल हो रहे थे और उनका कॉन्फिडेंस लो हो रहा था। यही सोनम वांगचुक ने एक फैसला किया कि अगर बच्चे एजुकेशन सिस्टम में फिट नहीं बैठते तो सिस्टम को बच्चों के हिसाब से बदलना होगा। और यही सोच 1988 में एक छोटे से आंदोलन में बदल गई जिसका नाम था सेकमॉल, यानी स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। सेकमॉल केवल एक संस्था नहीं थी, या पूरे एजुकेशन सिस्टम पर एक सवाल था कि क्या सच में हर वो बच्चा कमजोर होता है जो एग्जाम में फेल हो जाता है। सोनम वांगचुक का जवाब था नहीं। आज हम हैं एक बहुत ही खास स्कूल में। ये स्कूल हिमालय के पार लद्दाख में है, लेह से कुछ किलोमीटर दूर फे में, बिल्कुल सिंधु नदी के किनारे। और इस स्कूल में सबसे खास बात यह है कि लद्दाख के दूर दराज के बच्चे पढ़ने आते हैं। वो बच्चे जो हमारी पारंपरिक जो शिक्षा पद्धति है उसमें नाकाम होते रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद लगातार कामयाबी की कहानियां लिख रहे हैं। मेरे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं, ये पूरी इमारत इसी स्कूल की है जिसको सैकमॉल बोलते हैं, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। सैकमॉल इसका नाम है और इस इमारत की भी एक खास कहानी है। इस इमारत में बिल्कुल भी बिजली का इस्तेमाल नहीं होता, जबकि लद्दाख -30 डिग्री तक टेम्परेचर तक चला जाता है। उसके बावजूद यहाँ बिजली का इस्तेमाल नहीं होता और अंदर बहुत आराम से अध्ययन, अध्यापन, पढ़ने पढ़ाने की जो गतिविधियां हैं वो चलती हैं। उनका मानना था कि अगर कोई बच्चा लगातार एग्जाम में फेल हो रहा है तो सबसे पहले बच्चे की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को देखना चाहिए, क्योंकि बच्चा केवल एक नहीं था, बच्चा हजारों की संख्या में था। हजारों की संख्या में बच्चे फेल हो रहे थे। बच्चा अगर समस्या किसी एक बच्चे की होती तो गलती बच्चे की होती, लेकिन बच्चे हजारों की संख्या में फेल हो रहे थे। इसलिए सोनम वांगचुक ने सोचा कि गलती किसी बच्चे की नहीं बल्कि सिस्टम की है, और उनकी संस्था सेकमॉल ने आने वाले समय में क्रांति मचा दी। जहां किताब से पहले जिंदगी सिखाई जाती थी, रटने से पहले समझना सिखाया जाता था और अंकों से पहले आत्मविश्वास बनाया जाता था। अगर किसी बच्चे को बिजली के बारे में पढ़ना है तो वह सिर्फ किताब नहीं पढ़ता था बल्कि अपने हाथों से सोलर पैनल लगाना भी सीखता था। अगर खेती समझना है तो खेत में उतरकर मिट्टी को महसूस करता था। अगर इंजीनियरिंग सीखनी है तो बच्चे सिर्फ डायग्राम नहीं बनाते थे बल्कि छोटे छोटे मॉडल तैयार करते थे। यानी कि एजुकेशन सिर्फ क्लास तक सीमित नहीं थी, उस एजुकेशन को प्रैक्टिकल बना दिया गया। धीरे धीरे जिन बच्चों को लोग नालायक, कमजोर और ये कहते थे कि ये बच्चा किसी लायक नहीं है, वही बच्चा नई नई मशीनें बनाने लगा, स्थानीय समस्याओं के समाधान खोजने लगा, और सबसे जरूरी बात, उन्हीं बच्चों को जिनको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं था, उन बच्चों को खुद पर कॉन्फिडेंस होने लगा। सोनम वांगचुक कहते थे कि हर बच्चा प्रतिभाशाली होता है, लेकिन अगर शिक्षा व्यवस्था उसकी भाषा, उसकी स्थिति, उसके सीखने की गति को बिना समझे उसे सिर्फ अंकों से नापा जाएगा तो कोई प्रतिभा कभी सामने आ ही नहीं पाएगी। एक बच्चा सिर्फ इसलिए असफल नहीं होता क्योंकि वह कम बुद्धिमान होता है, कई बार वह असफल इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस सिस्टम में उसे पढ़ाया जा रहा है वो सिस्टम उसके लिए बना ही नहीं। और धीरे धीरे सेकमॉल सिर्फ लद्दाख तक सीमित नहीं रहा, देश भर के शिक्षक और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग देखने आने लगे। आखिर एक छोटा सा संगठन उन बच्चों की जिंदगी कैसे बदल दिया। जो बच्चा पहले फेल मान लिया गया था वो नई नई मशीनें कैसे बनाने लगा। और यहीं से सोनम वांगचुक सिर्फ एक इंजीनियर नहीं रह गए बल्कि एजुकेशन इनोवेटर्स में से एक बन गए। ये किया है सोनम वांगचुक ने उन बच्चों के लिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सोनम वांगचुक सिर्फ शिक्षा की बात नहीं कर रहे थे, अब उन्हें चिंता थी पूरे लद्दाख की। साल 2019 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया, लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। शुरुआत में लद्दाख के बहुत से लोग खुश थे, उन्हें लगा कि अब विकास तेज होगा, सड़कें बनेंगी, पर्यटन बढ़ेगा और रोजगार के नए नए मौके आ जाएंगे। लेकिन कुछ समय बाद सोनम वांगचुक ने एक अलग सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि विकास जरूरी है, लेकिन एक ऐसा विकास होना चाहिए जिससे लद्दाख की जमीन, पानी और पहचान को नुकसान न पहुंचे। उनका कहना था कि लद्दाख में खेती करना पहले से ही मुश्किल है, यहाँ पानी बहुत कम है और लोगों की जिंदगी पूरी तरह पहाड़ों से मिलने वाले पानी पर है।
अगर बिना योजना के बड़े होटल, फैक्ट्रियां और बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनने लगेंगे तो सबसे पहले पानी की कमी बढ़ेगी, उसके बाद खेती पर असर पड़ेगा और धीरे धीरे यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। इसी वजह से सोनम वांगचुक ने सरकार से कहा कि लद्दाख को कानून के जरिए ऐसी सुरक्षा दी जाए जिससे यहाँ की जमीन, प्राकृतिक संसाधन और स्थानीय लोगों के अधिकार सुरक्षित रह सके। उनकी सबसे बड़ी मांग थी कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शेड्यूल 6 में शामिल किया जाए। आसान भाषा में समझे तो शेड्यूल 6 का मतलब है कि किसी इलाके की जमीन और संस्थानों से जुड़े बड़े फैसलों में स्थानीय लोगों की राय और अधिकार सबसे ज्यादा हो। इससे बाहर के लोग मनमाने तरीके से जमीन या संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सोनम वांगचुक का कहना था कि लद्दाख की ज्यादातर आबादी जनजातीय समूह से आती है, इसलिए उन्हें भी ऐसी ही कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए। कई दौर की बातचीत हुई लेकिन कोई अंतिम फैसला सरकार की तरफ से नहीं आया। इसके बाद सोनम वांगचुक ने कहा, अगर हमारी बातचीत से नहीं सुनी जा रही है तो हम गांधी जी का रास्ता अपनाएंगे। उन्होंने भूख हड़ताल करना शुरू किया। उनका कहना था कि यह आंदोलन किसी सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि लद्दाख के भविष्य, वहां के लोगों और आने वाली पीढ़ियों के लिए है। एक बात साफ थी, जो इंसान कभी बच्चों की पढ़ाई बदलने निकला था अब वह पूरे लद्दाख के भविष्य की लड़ाई लड़ रहा था। यानी यह आंदोलन यहीं नहीं रुका। मार्च 2024 में सोनम वांगचुक ने अपने साथियों के साथ दिल्ली चलो पदयात्रा शुरू की। उनका कहना था कि अगर उनकी बात लद्दाख में नहीं सुनी जा रही है तो वो दिल्ली जाकर अपनी मांग सीधे केंद्र सरकार के सामने रखेंगे। यह यात्रा सैकड़ों किलोमीटर लंबी थी और यात्रा में कई लोग, छात्र और पर्यावरण से जुड़े संगठन भी उनसे जुड़ते गए। लेकिन जब यह यात्रा दिल्ली की सीमा के पास पहुंची तो पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति ही नहीं दी। सोनम वांगचुक और उनके कई साथियों को हिरासत में ले लिया गया। इसकी तस्वीर और वीडियो पूरे देश में फैल गई और यह मामला राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि सरकार को उनकी बातें सुननी चाहिए, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि बातचीत के जरिए समाधान निकालना बेहतर हो। हालांकि उनकी मुख्य मांगे अब भी पूरी नहीं हुई थी। आज भी सोनम वांगचुक का कहना है कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं है। उनका कहना है कि अगर आज लद्दाख की जमीन, पानी और संस्कृति की रक्षा नहीं की गई तो आने वाली पीढ़ियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यही वजह है कि शिक्षा से शुरू हुआ उनका सफर अब पर्यावरण, स्थानीय अधिकारों और लद्दाख के भविष्य की लड़ाई तक पहुंच चुका है। इसी कारण आज सोनम वांगचुक सिर्फ एक शिक्षक या इंजीनियर नहीं बल्कि लद्दाख के सबसे प्रमुख आवाजों में से एक माने जाते हैं। आज कई साल बीत चुके हैं लेकिन सोनम वांगचुक की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आज वह फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हैं। इस बार उनका मुद्दा सिर्फ लद्दाख का नहीं बल्कि देश के शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सवाल से भी है। उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की है। दिन बीतते गए लेकिन उन्होंने अपना अनशन खत्म नहीं किया। धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी है। डॉक्टरों के अनुसार उनका वजन करीब 8.5 किलो तक कम हो चुका है। शरीर में कमजोरी बढ़ गई है और मांसपेशियों पर भी असर पड़ रहा है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, जब तक सरकार बातचीत नहीं करती मैं अपना आंदोलन जारी रखूंगा। उनकी तबीयत, उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई। कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा कि उनकी सेहत और मेडिकल देखभाल के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। आज जंतर मंतर पर बैठे सोनम वांगचुक को देखकर शायद ही कोई सोच सके कि यह इंसान कभी लद्दाख के बच्चों की पढ़ाई बदलने निकला था। फिर उसने बर्फ से पानी बनाने का तरीका दुनिया को सिखाया और आज वही इंसान अपनी बात मनवाने के लिए अपनी सेहत दांव पर लगाए हुए बैठा हुआ है। कुछ लोग उनकी आंदोलन का समर्थन करते हैं, कुछ लोग उनकी मांगों से सहमत नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि सोनम वांगचुक आज भी अपने विश्वास के लिए उतनी ही मजबूती से खड़े हैं जितनी मजबूती से उन्होंने कई साल पहले लद्दाख के छोटे से गांव
से अपना सफर शुरू किया था। उनका ब्लड शुगर 67 mg/dl दर्ज की गई, जो कि सेहत के लिए बेहद खतरनाक होती है। उनका ब्लड प्रेशर लगातार कम हो रहा है, ब्लड शुगर लगातार गिरता जा रहा है, उनके रीढ़ की हड्डी तक दिखाई देने लगी है। लेकिन वो इंसान अनशन तोड़ने को तैयार नहीं है। लोगों ने उनसे अनशन तोड़ने को कई बार कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अनशन तब तक नहीं तोड़ेंगे जब तक सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी और उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। क्या सरकार चाहती है कि वो इंसान मर जाए? और अगर सरकार नहीं चाहती है तो सरकार आकर बात क्यों नहीं करती? सरकार को बात करने में किस चीज की चिंता सता रही है? मोदी जी खुद मिलने नहीं आ सकते तो किसी को मिलने के लिए तो भेज ही सकते हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जी क्यों नहीं मिलने आ रहे हैं, जिनके इर्द गिर्द ये सारी चीजें घूम रही हैं? अगर धर्मेंद्र प्रधान जाकर उन लोगों से मिल लेते हैं, सोनम वांगचुक से मिल लेते हैं और कह देते हैं कि अब मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि अब एक भी पेपर लीक नहीं होगा, तो शायद सोनम वांगचुक की जान बच जाए और शायद प्रोटेस्ट भी खत्म हो जाए और वो अनशन तोड़ दें। कॉकरोच जनता पार्टी की मांग बस यही है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए चीजों की। अगर धर्मेंद्र प्रधान ऐसा नहीं करते हैं और जाकर उनसे नहीं मिलते हैं तो शायद उन्हें अभी भी खुद पर भरोसा नहीं है कि वो पेपर लीक रोक सकते हैं। इसीलिए वो उन लोगों को जाकर ये उम्मीद नहीं दिला पा रहे हैं कि अब एक भी पेपर लीक नहीं होगा।